नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे राज्यपाल के कार्य अर्थात शक्तियों एवं भूमिका के बारे में। साथ ही राज्यपाल की जो परिस्थिति है, स्टेटस है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और उन महत्वपूर्ण कारण और बिंदु पर प्रकाश डालेंगे जो राज्यपाल की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाते हैं और साथ में विवादास्पद भी बनाते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं राज्यपाल के कार्यों के संबंध में और शक्तियों के बारे में। तो हम बात करेंगे कि भारत में संघ शासन प्रणाली है और संसदीय लोकतंत्र। संघ शासन प्रणाली के कारण से केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे दोनों स्तरों पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया है और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसलिए जो व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र की केंद्रीय स्तर पे है, वही व्यवस्था राज्यों में भी की गई है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान का प्रयोग या एक ही संविधान में उनका वर्णन किया गया है। इस संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित की गई है, जिसे वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। अर्थात जो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था की गई थी, ठीक वैसी व्यवस्था राज्यपाल के लिए भी अनुच्छेद 154 में की गई है। राज्यपाल को भी अपनी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद या अधीनस्थ अधिकारियों का समूह उसको उपलब्ध कराया गया है और इस कार्यपालिका शक्तियों के दौरान राज्यपाल जो है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ कार्यपालिका प्रमुख होने का दायित्व भी निभाता है और राज्य के समस्त सरकारी आदेश परोक्ष रूप से राज्यपाल के द्वारा जारी किए हुए माने जाते हैं। कोई व्यक्ति इस बात को नकार नहीं सकता कि जो राज्य में प्रशासन या शासन है वो राज्यपाल की आदेश से नहीं चल रहे। राज्यपाल आदेश दे या नहीं दे, लेकिन वो मूलतः आदेश राज्यपाल के माने जाते हैं। अपनी कार्यपालिका शक्तियों को वास्तविक रूप में उपयोग करने के लिए राज्यपाल को अधीनस्थ अधिकारियों की आवश्यकता होती है और इसके लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद का गठन करने के लिए राज्यपाल, चूंकि हमारे संसदीय व्यवस्था है, इसमें राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका है, उसे अपनी एक वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण करना है। तो वह विधानसभा में जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त है या बहुमत दल का नेता है या विधानसभा में वो अपना बहुमत सिद्ध करता है, उस व्यक्ति को वो मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और साथ ही उसकी सहायता से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करके मंत्रिपरिषद का गठन करता है और यही मुख्यमंत्री मय मंत्रिपरिषद उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं जो उसको कार्यपालिका समस्त के साथ साथ विभिन्न शक्तियों के उपयोग में सहायता उपलब्ध कराते हैं। वह विभागों का बंटवारा करता है, पोर्टफोलियो बांटता है, अर्थात वह मुख्यमंत्री की सहायता से या मुख्यमंत्री जिस व्यक्ति को जिस विभाग को आवंटन के लिए कहता है, निवेदन करता है, उसको वह कहते हैं कि वह मंत्री, उस विभाग का मंत्री उसको बना दिया जाता है। अर्थात मुख्यमंत्री की सहायता से वह विभागों का बंटवारा करता है और साथ ही वह मुख्यमंत्री से मंत्रिपरिषद में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और मुख्यमंत्री का भी दायित्व है कि वह राज्यपाल द्वारा चाही गई सूचना को मंत्रिपरिषद में विचार विमर्श कराएं और तत्पश्चात राज्यपाल तक पहुंचाएं। इसके अतिरिक्त वह कार्यपालिका का प्रमुख है राज्य में। तो राज्य में जो विभिन्न कार्यपालिका के जो पद हैं, जो शासन प्रशासन को संचालित करते हैं, उनकी भी वो नियुक्ति करता है
राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह राज्य में सभी जो विश्वविद्यालय उनका कुलाधिपति होता है, तो वह कुलपतियों की नियुक्ति करता है, अर्थात वाइस चांसलर्स की नियुक्ति करता है विश्वविद्यालयों में। साथ ही वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नियुक्ति के समय राष्ट्रपति के द्वारा चाहे जाने पर परामर्श उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न जो आयोग, बोर्ड, उनके जो नियुक्तियां हैं वो राज्यपाल द्वारा की हुई मानी जाती है। अर्थात राज्यपाल जो है वो राज्य में कार्यपालिका के विभिन्न पदों की, कार्यपालिका के जो विभिन्न पद हैं उनकी नियुक्ति करता है। वह लोक सेवकों की नियुक्ति करता है, और लोक सेवक और जो सभी जो कार्यपालिका के जो कार्मिक कहा जाए या पदाधिकारी कहा जाए, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर ही कार्य करते हैं। और इसके साथ ही अनुच्छेद 166 के अंतर्गत राज्य प्रशासन संचालन के लिए या राज्य के विधि के माध्यम से वह कार्य नियम, जो कार्य संचालन नियम होते हैं, रूल ऑफ फंक्शंस या रूल ऑफ बिजनेस, उनका निर्माण भी करता है, और इनके माध्यम से वह अपनी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राज्यपाल जो है वो राज्य के जो शासन है या जो सरकार है उसकी धुरी है, और उसके इर्द गिर्द सभी चीजें घूमती है, वो कहीं ना कहीं उनके मूल में स्थापित रहता है। ठीक जिस प्रकार की विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, उसी प्रकार की विधायी शक्तियां राज्यपाल को भी दी गई है। और राज्यपाल को 168 के अनुसार जो प्रत्येक राज्य का विधानमंडल होगा, अर्थात उसका वो अंग माना जाता है, और राज्यपाल के अनुमति से ही राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो नियम, विधि, जो कानून है वो लागू होते हैं। साथ ही वह राज्य विधानमंडल का अंग है, लेकिन किसी सदन का सदस्य नहीं होता। प्राय हमारे यहाँ पर प्रत्येक राज्य में एक ही विधानमंडल है, एक सदनीय विधानमंडल है। किन्हीं राज्यों में, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तब तक खैर वो बन गया है, कर्नाटका, इनमें विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया जाता है, तो द्विसदनीय व्यवस्था है। अधिकांश राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, इसलिए वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। हाँ, वह विधायी प्रक्रिया का प्रमुख अंग है, और उसके अनुमति से ही विधि, कानून और नियम जो है वो लागू होते हैं। साथ ही वह विधानमंडल के गठन, उसके सत्र और सत्र आहूत करना, और साथ में सत्रावसान करना और भंग करना, ये जैसे विधायी महत्वपूर्ण जो दायित्व है वो राज्यपाल द्वारा निभाए जाते हैं। अनुच्छेद 174 में व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय पर जैसा वो उचित समझे और के लिए वो सदन आहूत करता है, अधिवेशन को आहूत करता है, और वो इस बात का ध्यान रखता है कि विधानमंडल की 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं बीते या 6 माह से अधिक का अंतराल ना हो। इसलिए वो एक समयावधि, चाहे वो मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद की सलाह से सदन के बैठक की व्यवस्था करे या सदन के बैठक को आहूत करे, लेकिन वो आहूत करता है, ये उसका दायित्व रहता है। साथ ही वह जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसके बाद में सदन के गठन पर वो अभिभाषण देता है, या वह वित्त जो अधिवेशन है या बजट अधिवेशन है उससे पहले वो अभिभाषण करता है, या चाहे तो वह अपने जो नोट है या अपने जो विचार है वो विधानमंडल तक पहुंचा सकता है, उसको सूचना भेज सकता है, अपने विचारों से अवगत करा सकता है। तो इस प्रकार से वह विधानमंडल को निर्देशित करता है एक तरह से, और साथ ही कि विधानमंडल किस प्रकार से लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए अपनी विधि, कानून, अपनी शक्तियों का उपयोग करे, इसके लिए वो उनको आगाह भी करता है। राज्य
विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को अनुमति प्रदान करता है और साथ ही वह अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो किसी राज्य की उच्च न्यायालय की सीमा में परिवर्तन करना हो, शक्ति को कम करना हो या कोई लंबे समय तक संपत्ति कोई विवाद हो, इस प्रकार के निर्णय के लिए या विधि के लिए वह राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए विधेयक भेज सकता है। संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्यपाल है वो धन विधेयक को बिना स्वीकृति से नहीं लौटा सकता और इसलिए नहीं लौटा सकता कि धन विधेयक, जब भी धन विधेयक चाहे वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए चाहे वो राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाए, हमेशा जो कार्यपालिका प्रमुख है केंद्र में राष्ट्रपति के अनुमति से और राज्य में राज्यपाल की अनुमति से ही रखे जाते हैं। तो धन विधेयक जब राज्यपाल की पूर्व अनुमति से रखे जाते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में वह धन विधेयक को बिना अनुमति के नहीं लौटाता क्योंकि वो उसकी अनुमति से रखे जाते हैं। साथ ही जब इस प्रकार की परिस्थिति आ जाए कि राज्य के विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि कोई निर्णय लेना है, कुछ प्रकार की विधि का प्रारंभ करना है ताकि कानून व्यवस्था बने रहे और जो राज्य का शासन है वो सुचारू रूप से चलता रहे, तो उसको आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है और आर्टिकल 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, अर्थात वह तत्काल परिस्थितियों के निवारण के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का प्रभाव ठीक कानून की तरह होता है, ऐसा ही होता है जैसे विधानसभा पारित करते इस कानून का प्रभाव होता है और वह विधानसभा की जब बैठक प्रारंभ हो जाए तो 6 सप्ताह तक विधानसभा उसको स्वीकार कर सकती है, उसको पास कर सकती है, उसको निरस्त कर सकती है। अगर कुछ भी नहीं करे तो विधानसभा के सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर वो स्वतः ही समाप्त माना जाता है। साथ ही जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल राज्य विधानमंडल की व्यवस्था है वहां पर राज्यपाल को विधान परिषद में 1/6 सदस्य नियुक्त करने की जो विभिन्न कला क्षेत्र लोगों से हैं उनको दी गई है। अनुच्छेद 161 के अनुसार, जिस प्रकार से अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा का अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का वो रहता है कि निहित होता है या उसके अंतर्गत है या उनके विरुद्ध किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो ऐसे व्यक्ति के दंडादेश को वह परिविलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है और क्षमा कर सकता है। साथ ही वह दंड को भी, दंडादेश के साथ में वह दंड को भी परिविलंबन, परिहार और लघुकरण करने की क्षमता या शक्ति रखता है। किंतु राष्ट्रपति को जहां पर सैनिक न्यायालय द्वारा या कोर्ट मार्शल प्राप्त व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति है और साथ ही मृत्युदंड जो हमारा कैपिटल सेंटेंस है उसको भी क्षमा करने की शक्ति है, वह राज्यपाल में निहित नहीं है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति में एक महत्वपूर्ण फर्क है कि राज्यपाल जो है वह मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति और कोर्ट मार्शल सैनिक न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को वो क्षमा नहीं कर सकता, नहीं उनका लघुकरण कर सकता, नहीं उनका विराम कर सकता है। ये तो था कि जब राज्यपाल अपनी संवैधानिक भूमिका में रहता है। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि राज्यपाल जो है वो संवैधानिक भूमिका के अतिरिक्त उसको स्वविवेक के अधिकार दिए गए। भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में राज्यपाल को पूर्ण स्वायत्तता और पूर्ण शक्ति संपन्न बनाया गया था और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद में राज्यों के हमने जब ये संघीय व्यवस्था अपनाई तो उस समय बात आई कि सब राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा। तो ये बहस आई थी कि एक राज्यपाल बनाया जाए, गवर्नर बनाया जाए, लेकिन गवर्नर जो है वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो। इस पर बड़ी लंबी बहस हुई और अंत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हृदयनाथ कुंजरू ने ये बात रखी कि हमें निर्वाचित राज्यपाल के बजाय मनोनीत राज्यपाल रखा जाना चाहिए जो समय काल परिस्थितियों में
केंद्र के अनुसार और अपने विवेक के अनुसार निर्णय कर सके और राज्य में जो गतिरोध आ जाए उस गतिरोध को समाप्त कर सके। ऐसी परिस्थितियों के लिए ये कल्पना की गई कि राज्यपाल के पास में संवैधानिक शक्तियों के साथ साथ सविवेकीय शक्तियां भी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण जो सविवेकीय शक्तियां हैं वह प्रमुख रूप से है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति। बहुत स्पष्ट है कि विधानसभा में जब किसी दल को बहुमत प्राप्त होता है तो उसके नेता को वह मुख्यमंत्री के लिए पद के लिए आमंत्रित करता है और उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन परिस्थिति जब वहां होती है जब विधानसभा में किसी स्पष्ट दल को बहुमत प्राप्त ना हो, तो ऐसी व्यक्ति में कोई भी बहुमत दल का नेता अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा हो या अल्पमत वाले भी मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हो, तो राज्यपाल को अपने विवेक का उपयोग करते हुए राज्य में एक स्थायी सरकार का गठन हो जाए, ऐसी बात को ध्यान में रखते हुए वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। आगे हम जब राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे तो इस पर और विस्तार से बात करेंगे। अब इसमें है कि जो 1987 में सरकारी आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने राज्य के संबंध में बहुत अधिक या राज्यपाल और राज्य विधानमंडल और इन सब के बारे में विस्तृत रूप से अपने अनुशंसाएं दी और अनुशंसा में ये कहा कि राज्यपाल को अपनी सविवेकीय शक्तियों का उपयोग करते समय सबसे पहले अगर बहुमत नहीं है तो सबसे बड़ा जो दल है उसके नेता को उनको बुलाना चाहिए और उससे भी पहले अगर कोई गठबंधन है तो गठबंधन के नेता को बुलाना चाहिए, उसके बाद में सबसे बड़े दल के नेता को बुलाना चाहिए और अगर नहीं है तो कोई चुनाव बाद में बना गठबंधन है उसके नेता को उसको बुलाना चाहिए। या कोई फिर भी जैसे कि प्रकार की परिस्थिति नहीं हो तो राज्यपाल को लगे कि ये व्यक्ति सरकार का गठन कर सकता है और दलों को मिला करके एक साझा सरकार बना सकता है, तो इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जो राज्य में सरकार का गठन कर सके, किसी व्यक्ति पर थोपने की आवश्यकता नहीं है और राज्यपाल को अपनी इच्छा के व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश जो प्रकरण हुए हैं, जो विवादित प्रकरण हुए हैं, वो मुख्यमंत्री अपने पसंद का व्यक्ति बने, राज्यपाल की ये जो भावनाएं हैं, ये जो इच्छा है, उसने हमेशा विवाद पैदा किया है, तो इस विवाद से बचना चाहिए। दूसरा है कि मंत्रिमंडल को या मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना, भंग करना। जब मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद विधानसभा में अपना बहुमत खो दे, अब उसमें विभाजन हो जाए, उसके मंत्री त्यागपत्र दे दे, अलग हो जाए, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हो सकती है, तो उन परिस्थितियों को उसको देखना चाहिए कि प्रयास ये करे कि वह विधानसभा में इस बात के लिए वो निर्णय करवाए कि किसी मंत्री परिषद को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है या नहीं है, वो स्वयं इस बात का निर्णय न करे, बल्कि विधानसभा में इस बात का निर्णय कराए। तत्पश्चात वो मंत्री परिषद को भंग करें या उसको अपदस्थ करें। फिर है कि विधानसभा का विघटन। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने, आवश्यकता होने पर भंग करने का अधिकार प्रदान करता है। और प्राय देखा जाता है कि जिस मंत्री परिषद ने, मुख्यमंत्री ने अपना विश्वास मत विधानसभा में खो दिया है, वह व्यक्ति विधानसभा विघटन की या विधानसभा के विघटन की, भंग करने की और नए चुनाव करने की सिफारिश करता है। तो ऐसे में राज्यपाल को देखना चाहिए कि क्या वास्तव में इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी, कोई अन्य सरकार का गठन नहीं हो सकता या चुनाव कराने अत्यावश्यक हो गए, तभी उसको विधानसभा को भंग करना चाहिए। लेकिन उन परिस्थितियों पर उसको अपने विवेकीय शक्तियों का उपयोग करता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 356 जो है वो राज्यपाल को केंद्र का प्रतिनिधि और केंद्र का एक दूत के रूप में कार्य करने को विवश करता है। मैं इसको यहाँ कहूँगा, इस प्रकार विवश करता है क्योंकि केंद्र सरकार प्राय ये देखती है कि राज्य जो है, राज्य में जो शासन प्रशासन है वो
संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के पास इस प्रकार की सूचना भेजे, नोट भेजे अपना कि साहब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, वहाँ संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रहा है, या राज्य का शासन प्रशासन जो है वो वहाँ के व्यक्तियों के द्वारा संभाला नहीं जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उस नोट के आधार पर उस राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वो प्राय 2 माह के लिए लगाया जाता है। उसकी अवधि फिर 6 माह होती है। 6 माह करके 3 साल तक उसको बढ़ा सकता है। 3 साल से अधिक उसको नहीं बढ़ा सकता। केवल उसी परिस्थिति में जब सर्वोच्च न्यायालय इस बात का परामर्श देवे कि साहब राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, या जो निर्वाचन आयोग है वो कह दे कि साहब राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं, तो ही उस ऐसी परिस्थिति में 3 साल से अधिक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिस पर सर्वाधिक राज्यपाल की भूमिका को कहते हैं कि विवेचित किया गया है, विभिन्न मामलों में राज्यपाल की कहते हैं कि इसको गलतियां बताया गया है, कुछ मामलों में राज्यपाल के कार्य को सराहा गया है कि 356 के तहत उसको केंद्र को सूचना भेजने का अधिकार है और वो उसका सविवेक अधिकार है। इस सविवेक अधिकार से राज्यपाल की परिस्थिति और उसका जो स्टेटस है वो निर्धारित होता है कि वो राज्यपाल किस स्तर का है और कितना उसमें कहते प्रशासनिक क्षमता का विकास, विकसित क्षमता का उसने उपयोग किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस आर्टिकल 56 के बारे में और चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि हम राज्यपाल की हम भूमिका या उसकी जो स्टेटस है, परिस्थिति, उसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख के रूप में है। हम 2 भूमिकाओं के रूप में बात करते हैं। एक तो वह कि जब राज्यपाल को संवैधानिक भूमिका के रूप में देखा जाए और वो केवल और केवल कानून और नियम सम्मत या कानून के अनुसार काम करे, और दूसरी परिस्थिति में देखा जाए कि वह राज्य में उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका समुचित समाधान निकालते हुए अपने सविवेक शक्तियों का उपयोग करे। तो सबसे पहली बात है कि संवैधानिक प्रमुख रूप में हम जानते हैं कि राज्यपाल की अपनी एक भूमिका है, वो नाम मात्र कार्यपालिका है। वो अपने विभिन्न कार्य संपादित जो संविधान में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करता है। साथ ही इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि जो संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करता है तो कहीं ना कहीं केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार वो राष्ट्रपति के पास विधेयक हस्ताक्षर के लिए भेजता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार वह मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करके केंद्र को भेजता है। 356 के तहत वह राष्ट्र शासन की अनुशंसा करता है। 1 से 160 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 257, 258 और 260, 257, 58 और 60 जो है वो केंद्र को राज्य को निर्देशित करने का अधिकार देते हैं कि केंद्र सरकार को लगे कि राज्य सरकार को केंद्र के हितों और एक सहयोगी संघात्मक शासन के रूप में कार्य करने के लिए केंद्र और राज्य के मध्य मधुर संबंधों का हो, इसके लिए वह आर्टिकल 257, 258 और 260 के तहत निर्देश, आदेश और केंद्रीय संपत्तियों के संरक्षण के लिए कह सकता है। इसके बाद आती है कि राज्यपाल जो है उस राज्यपाल की जो भूमिका है उस भूमिका के बारे में हम बात करें कि राज्यपाल के जो कार्य हैं वो विवादित भूमिका के रूप में की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि राज्यपाल जो निर्णय लेता है उस निर्णय लेने में सबसे पहले बात आती है कि मुख्यमंत्री के चुनाव के संबंध में। तो मुख्यमंत्री के चुनाव के संबंध में मैंने चर्चा की थी कि वह सबसे पहले चुनाव पूर्व बने गठबंधन को बुलाए, बहुमत, फिर उसके बाद में सबसे बड़े दल को बुलाए, उसके बाद में चुनाव बाद में बने गठबंधन को बुलाए, और उसके बाद में अगर कोई ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति सरकार बना सकता तो उसको वो बुलाए। प्राय केंद्र सरकार और राज्य में जो चुनाव हुए हैं, अगर केंद्र और राज्य में विपरीत दल के सरकार बनने की संभावना हो तो केंद्र कभी भी नहीं चाहता है कि वहां पर विपरीत दल का सरकार या उसके विपक्ष का जो है वो व्यक्ति वहां पर सरकार बनाए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर राज्यपाल को लगता है कि केंद्र से विपरीत विचारधारा वाला व्यक्ति या कोई दल राज्य में सरकार बना सकता है और उसके पास बहुमत होने की प्रबल संभावना है, तो राज्यपाल को अपने सब विवेकीय शक्तियों का उपयोग करते उसको बुलाना ही चाहिए।
दूसरा महत्वपूर्ण बात आती है कि आप मंत्री परिषद को अपदस्थ कर रहे हो। ऐसे बहुत प्रकरण हुए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला सरकार के लेकर को हो, आंध्र प्रदेश में एंटी TN रामाराव की सरकार को लेकर के हो, या उत्तर प्रदेश में 1997 में कल्याण सिंह सरकार को लेकर के हो, जब कल्याण सिंह को हटा करके और राज्यपाल रमेश भंडारी ने जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आमरण अनशन किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब अगर इस बात का फैसला विधानसभा में होने की संभावना है कि किस व्यक्ति के पास बहुमत है, तो इसका फैसला भी विधानसभा में होना चाहिए। और 1997 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर 2 मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में वहां पर फ्लोर टेस्ट हुआ, और उस फ्लोर टेस्ट में कल्याण सिंह की विजय हुई और जगदम्बिका पाल को अपना पद छोड़ना पड़ा। और जैसे ही केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और राज्यपाल रमेश भंडारी ने त्यागपत्र दे दिया। तो इस प्रकार की अशोभनीय घटना जिसको कहा जाए एक तरह से, वो राज्यपाल के द्वारा की गई, और जिससे एक बहुमत दल सरकार प्राप्त सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास किया गया, जो निंदनीय है। तो ऐसे प्रयासों से राज्यपाल को बचना चाहिए। उसी प्रकार से 1997 में कांग्रेस नहीं, संयुक्त मोर्चा की सरकार ने कल्याण सिंह की सरकार के लिए कहा कि साहब वहां पर उसका बहुमत नहीं है, और उन्होंने राष्ट्र शासन की सिफारिश की। हमारे माननीय राष्ट्रपति KR नारायणन ने कहा कि अगर ये संभावना है कि कल्याण सिंह के पास बहुमत है तो उसको टेस्ट फ्लोर या उसको मौका दिया जाना चाहिए, और उन्होंने मंत्री परिषद की सलाह को वापस या पुनर्विचार के लिए भिजवा दिया। ऐसा ही घटना बिहार में राबड़ी देवी सरकार के लिए भी केंद्र सरकार ने राष्ट्र शासन उसको हटा करके राष्ट्र शासन की अनुशंसा की थी, उसको भी KR नारायण साहब ने वापस भिजवा दिया। दोनों ही परिस्थितियों में सरकार ने अपनी अनुशंसाएं वापस ले ली, और 2 चुनी हुई सरकार, बहुमत प्राप्त सरकार अपने स्थान पे बनी रही। तो ये जो सूझबूझ का निर्णय है, कि जो सूझबूझ का निर्णय KR नारायण साहब ने लिया, वही निर्णय अगर वहां के राज्यपाल लेते बिहार और उत्तर प्रदेश के, तो एक केंद्र सरकार को कवायद नहीं करनी पड़ती और उनकी छवि धूमिल नहीं होती। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा देखा जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विवाद का विषय है, वो विवाद का विषय ये भी है कि राज्यपाल जो है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में अधिक काम करता है, और वो ये काम करता है कि साहब मुझे दूसरा टेन्योर या कार्यकाल मिल जाए और मैं पुनः राज्यपाल बन जाऊं। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र के उसमें काम करता है। तो हमें इस बात से बचना चाहिए, और राज्यपाल के लिए भी एक टेन्योर केवल 5 साल का होना चाहिए, और उसकी भी एक सीमा होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि कई बार देखा है कि बहुत उम्रदराज व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाता है, और वो विभिन्न प्रकार की जो निर्णय है या परिस्थितियों का आकलन करने में सक्षम नहीं होता, तो ऐसे व्यक्तियों को भी राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए। तो राज्यपाल का एक टेन्योर होना चाहिए, और एक निश्चित उम्र के बाद में उसको राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। मेरी ये कहते कि सोच है, ऐसा मानना है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण बात आती है कि वर्तमान समय में देखा जाता है कि जो केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार के जो राजनीतिक पार्टी है, उस पार्टी में जो व्यक्ति साइडलाइन हो जाते हैं या उम्रदराज हो जाते हैं, या जिनका राजनीति के लिए किसी कारण से बाधित हो जाता है, उनको वो राज्यपाल बना देती है, और वो राज्यपाल बन जाते हैं। लेकिन जब विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो वह पुनः राजनीति में लौटना चाहते हैं। हरदेव जोशी जी एक उदाहरण है इस बारे में कि वो उनको असम का राज्यपाल बनाया गया, जब शिवचंद्र माथुर सरकार ने राजस्थान में इस्तीफा दे दिया तो पुनः वो सक्रिय राजनीति में लौट आए। उसी प्रकार से मोतीलाल वोहरा को जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जब उनको राज्यपाल बनाया गया, जब उनको पुनः मौका मिला तो फिर वो पुनः सांसद बन गए। इसी प्रकार से मदन लाल खुराना जो राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और हारने के बाद में राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए, उनको मौका मिला, वो पुनः दिल्ली लौट गए और उन्होंने चुनाव लड़ा,
वो तो विधानसभा में उनकी हार हो गई, वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जिसमें एक सक्रिय राजनीतिक पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको राज्यपाल बनाने से बचना चाहिए। हाँ, और अगर उसको बना भी दिया जाए तो इस बात का ये किया जाना चाहिए कि वो पुनः सक्रिय राजनीति में ना आए। क्यों? क्योंकि राज्यपाल जो है अपने आप एक निष्पक्ष होता है और साथ में वो राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ में तालमेल बना करके और सभी प्रकार के संभावित रूप से समावेशी रूप में राज्य प्रशासन को संचालित करता है। तो वह किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हो, इस प्रकार का हो, वो राज्य के लिए उचित नहीं होता है। तो इस प्रकार से राज्यपाल के बारे में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हमारे सामने हैं और आर्टिकल 356 का जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने राज्यपालों के माध्यम से दुरुपयोग किया है, उसने राज्यपाल की छवि को सबसे अधिक धूमिल किया है। और राज्यपालों की भी पदलोलुपता, सत्तालोलुपता, इस प्रकार से की जो बात कही गई वो है। राज्यपाल के बारे में विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं उन्होंने अपनी जो रहे हैं राज्यपाल, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट आता है सरोजिनी नायडू का, जो राज्यपाल के रूप में रहे, उन्होंने कहा कि सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। मतलब अब राज्यपाल को बहुत महत्वपूर्ण इतना पद नहीं है, पिंजरा सोने का है, सुख सुविधाएं, आपको बड़ा सा आवास मिलता है, आपका कहते हैं डेकोरम रहता है, एक बड़ा सा आपको कहते हैं कि वो सब चीजें मिलती है, सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो लेकिन आप उस राज्य में बहुत अधिक मात्रा में सक्रिय रूप से रहकर काम नहीं कर सकते, आप केवल एक मर्यादित और संवैधानिक क्षेत्र में ही काम कर सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति उन्होंने कहा कि ये सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल के बहुत अधिक दायित्व नहीं होते हैं और बहुत अधिक उसके पास करने का अवसर भी नहीं होता है। दूसरा, विजय लक्ष्मी पंडित को जब उनको गुजरात का राज्यपाल बनाया गया, उसके बाद जब उन्होंने पद छोड़ा तो उन्होंने कहा कि मैं राज्यपाल नहीं बनना चाहूँगी। और राज्यपाल जो व्यक्ति बनना चाहता है वो इसलिए बनना चाहता है कि वो वेतन का आकर्षण है, उसमें वेतन अच्छा मिलता था और वर्तमान में भी है कि राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक बड़ा वेतन उसको दिखता है तो लोगों को लगता है कि मुझे राज्यपाल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वेतन के आकर्षण के रूप में लोग राज्यपाल बनते हैं। श्री प्रकाश जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे, जिन्होंने एन टी रामाराव की सरकार को अपदस्थ किया और भास्कर राव को कहते कि मुख्यमंत्री बनाना चाहा, उन्होंने कहा कि राज्यपाल जो है निर्धारित शून्य पर हस्ताक्षर करने का काम करता है और दूसरा कोई काम नहीं करता है। तो इस प्रकार से राज्यपाल के बारे में विभिन्न प्रकार के नेगेटिव थॉट, इस प्रकार के विचार रखे गए। लेकिन वहीं एक पॉजिटिव थॉट ये भी है, जैसे एम.बी. पायली जो संविधान विशेषज्ञ है वो कहते हैं कि राज्यपाल एक सूझबूझ वाला परामर्शदाता तथा राज्य की शांति का स्थापक है। आप जानते हो कि राज्य में जब विभिन्न प्रकार के राजनीतिक उठापटक होती है तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल अगर सूझबूझ विवेकशील हो तो वो राज्य की संवैधानिक तंत्र को बचा सकता है और राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकता है। एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि हालांकि ये बात केंद्र और राज्यों के संबंधों के लिए तो नकारात्मक है, लेकिन चूंकि भारत जो है वो इकाई संघात्मक देश है, मैं उसको इकाई संघात्मक देश कहूँगा क्योंकि संघात्मक इकाई बन जाता है वो। तो इकाई संघात्मक देश के लिए इंदिरा गांधी ने बात कही थी कि राज्यपाल के माध्यम से जो प्रांतवाद है या प्रांतीय का जो संकीर्णता है उस पर थोड़ा अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक जो प्रांत है अगर वहां पर केंद्र की भांति स्वायत्त रूप से या संप्रभु रूप से सरकार होगी तो वह अपनी ढपली अपने राग की तरह काम करेगा। वह केंद्र के निर्देशों को उस रूप में जिस प्रकार से एक सहयोगी संघ के लिए होना चाहिए उसका वो पालन नहीं करता है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रांतीय संकीर्णताओं से बचाने के लिए देश को राज्यपाल का पद बहुत महत्वपूर्ण और उसके माध्यम से किया जा सकता है। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका बखूबी प्रयोग किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो उठापटक थी राजनीतिक उनको शांत भी है और विभिन्न प्रकार के जो इस प्रकार के प्रांतीयवाद के जो या विघटनकारी तत्व थे उनसे निपटने में उन्होंने सहायता भी की और विघटनकारी तत्वों से उन्होंने इसलिए निपटा भी, उसके राज्यपाल का उन्होंने उपयोग भी किया। तो इस प्रकार से राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये संवैधानिक प्रमुख है, बहुत विवेकशील
एक प्राणी व्यक्ति होना चाहिए। और इसके लिए सरकारी आयोग ने बहुत सिफारिशें की है कि राज्यपाल जो है जिस राज्य में बनाया जाए उस राज्य का नहीं होना चाहिए, बाहर का व्यक्ति होना चाहिए और एक विद्वान, प्रतिष्ठित और इस प्रकार का प्रतिष्ठा लब्ध व्यक्ति होना चाहिए कि उसकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों में इस प्रकार का राज्यपाल के लिए, पद के लिए सम्मान दर्शाया जाए और साथ में उसकी बात को तवज्जो भी दी जाए। साथ ही राज्यपाल को चाहे मुख्यमंत्री के नियुक्ति का सवाल हो, उसको अपदस्थ करने की बात हो, मंत्री परिषद को अपदस्थ करने की बात हो, विधानसभा गठन करने की बात हो, तो उसको सर्व समावेशी परिस्थितियों को देखते हुए और राज्य के हित में जो सबसे बेहतर हो उनका उपयोग करना चाहिए। केवल और केवल केंद्र की कठपुतली की या केंद्र के निर्देशों पर उसको विभिन्न प्रकार के निर्णय नहीं लेने चाहिए। अगर इस प्रकार का किया जाएगा तो राज्यपाल की जो छवि है वो सकारात्मक होगी, अच्छी होगी। और चूंकि बीच में ये बात कहने लगी थी कि साहब राज्यपाल के पद की आवश्यकता ही कितनी है कि एक मुख्यमंत्री को पद की शपथ दिलाना, कानून को हस्ताक्षर करना, तो क्यों न कुछ राज्यों को मिलाकर के एक ग्रुप बना दिया जाए, जैसे संभागीय आयुक्त काम करता है ना विभिन्न जिलों पर, उसी प्रकार से विभिन्न राज्यों को मिलाकर के एक राज्यपाल बना दिया जाए, एक ग्रुप बना दिया जाए और उसको वो करता रहे काम। लेकिन ये ठीक नहीं है। संवैधानिक तंत्र या संसदीय लोकतंत्र की जब बात आती है तो यहाँ पर नाम मात्र कार्यपालिका भी होनी चाहिए और वास्तविक कार्यकारिणी भी होनी चाहिए। वो नाम मात्र की कार्यपालिका चाहे नाम मात्र की हो, लेकिन संकट के समय वो तारण होती है, वो कहते हैं कि उस संकट से उभारने के लिए जरूरी होती है। इसलिए राज्यपाल का पद न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अत्यावश्यक है, अपरिहार्य है। धन्यवाद। जय हिंद।